Hello, my dear children. Welcome to today's class. So, what are we learning today? Today, we have come to chapter number 9 and it says from rest to motion. And in this chapter, we will be focusing on force, energy, and simple machines. First of all, force. What is force? किसी भी चीज पे को पुल करना या पुश करना वो फोर्स होता है. फोर्स और भी बहुत तरीके के होते हैं. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. In our daily life, we see and perform many actions that involve push or pull, धक्का देना या खींचना. In volleyball match, तो वॉलीबॉल एक स्पोर्ट है. In volleyball match, the ball is being pushed when player hits it. तो वॉलीबॉल में पुश किया जाता है, जब हिट करा जाता है तो इट्स एक्चुअली पुशिंग द बॉल. एंड इन टग ऑफ वॉर, जब टग ऑफ वॉर होती है तो दोनों जो टीम्स होती है उसके जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी अपनी तरफ रोप को पुल कर रहे होते हैं. We already know that when we push or pull anything, we are exerting force on it. तो किसी भी चीज को अगर हम धक्का मार रहे हैं या खींच रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. A push or a pull acting on an object is called force. अब फोर्स से होता क्या है? फोर्स से किसी भी स्टेशनरी एक ऑब्जेक्ट को जो एक जगह पर है वो हम उसको मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे स्टॉप कर सकते हैं. या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको एक एंगल पे पुश करके हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. पुश अप्लाई करके मतलब फोर्स अप्लाई करके वी कैन चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड that's how these are the effects of the forces. Let's read it. Let us examine the effects that force can have on objects. A force can make a stationary object move or make a moving object move faster. A force can slow down a moving object or stop it. A force can also change the direction of the moving object when it is applied at an angle to the direction of the moving object. A force can change the shape and size of the object. So these are few pictures given that how people apply force to do various activities like increasing speed of the bicycle or maybe lowering it down, or playing football, hitting the ball and applying force on the ball to move it, and similarly applying the force to the ball to stop it. Now, what are the types of forces? Muscular force. तो as the name suggests, muscular force, force जो muscles ने apply किया. तो किसी भी चीज को रोकने के लिए या फिर उठाने के लिए, तेज करने के लिए, पुश के लिए, पुल के लिए, लिफ्टिंग के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है हमारी बॉडी पार्ट्स द्वारा, हमारे बॉडी पार्ट्स से, that is called muscular force. When we push, pull or lift something, we use our muscles to apply force. This force is called muscular force. We use muscular force to open the door, move a table, write in our notebook and so on. तो हर चीज में ही कोई भी जो हम काम कर रहे हैं, when we are यूजिंग आर मसल्स, जो मसल्स हैं वो ज्यादा बड़ी मसल्स भी यूज हो सकती हैं, छोटी छोटी मसल्स जो हमारी बॉडी में है वो भी यूज हो सकती है. सो ऑलमोस्ट एवरी वर्क वी डू वी अप्लाई सम मस्कुलर फोर्स इन दैट. नाउ कम्स द मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स ऐसा फोर्स जो मशीन्स से अप्लाई होता है और यूजुअली हमारा काम इजी कर देता है. Mechanical force is a kind of force that causes the object on which it acts to change its motion or start moving. तो मैकेनिकल फोर्स जब अप्लाई होता है तो उससे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स. तो सिंपल मशीन्स जो होती हैं उसके अंदर कौन सा फोर्स यूज होता है? मैकेनिकल फोर्स. पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, ओपनिंग डोर. तो जब हम डोर को ओपन कर रहे हैं हमारे मस्कुलर फोर्स के साथ साथ यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स भी लग रहा है. अगर हम वेल में से पानी निकाल रहे हैं तो हमारे मस्कुलर फोर्स के साथ साथ मैकेनिकल फोर्स भी वहां पर लग रहा है.
pulling water from a well and opening a door needs a mechanical force. Mechanical force can also bend, break or compress things. Now comes gravitational force. ऐसा force जो अर्थ में है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी तरफ चीजों को, जिससे अपनी तरफ चीजों को अर्थ पुल करती है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts the object near you. This force of attraction is called gravitational force. तो कभी अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, हम तो ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो कुछ हाइट तक वो ऊपर जाती है और जब उसका अपना फोर्स खत्म हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को वापस अपनी तरफ पुल कर लेती है. सो हैव यू सीन हाउ अ बॉल दैट इज थ्रोन अप falls back to the earth? It is because of this force only. We are able to stay on ground because of gravitational force. वरना हम हवा में फ्लोट करते रहेंगे. हम जो ग्राउंड पर खड़े रहते हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में फ्लोट करते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. सो एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस एंड दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग देम डाउन. नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? ऐसा फोर्स जो अप्लाई होता है when two bodies come in contact with each other and they rub against each other, that is the frictional force. frictional force से क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक स्पीड में जा रहा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके जब स्टॉप हो जाता है, स्लो होते होते स्टॉप हो जाता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाई वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड, that is just because of the frictional force. अगर frictional force नहीं होगा so we will keep on slipping down. The force that tries to stop the movement of objects across a surface is known as frictional force. This force acts in the direction opposite to the direction of the movement. तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है तो frictional force पीछे की तरफ अप्लाई होता है जिससे कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है दैट स्टॉप्स, स्लोज डाउन एंड देन इट स्टॉप्स. वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. स्मूथ सर्फेसेस कॉज लेस फ्रिक्शन दैन द रफ सर्फेसेस. तो जो स्मूथ सर्फेस है वो पीछे की तरफ कम फोर्स अप्लाई कर सकता है बिकॉज इट्स स्मूथ. तो स्मूथ सरफेस पे बॉल भी बहुत जल्दी से नहीं रुक पाती, वो धीरे धीरे ही रुकती है रादर देन ऑन अ रफ सरफेस. तो रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज्यादा होता है. नाउ कम्स द मैग्नेटिक फोर्स. ऐसा फोर्स जिससे मैग्नेट्स अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है. कौन सी चीजों को? मेटल ऑब्जेक्ट्स को, आयरन को, निकल को या दूसरी मैग्नेट को. और वो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा भी होता है जिससे वो दूसरे मैग्नेट्स को या कुछ सब्सटेंसेस को अपने एरिया से दूर फोर्सफुली पुश कर देती है. तो दैट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स. The force with which a magnet attracts metals such as iron and nickel and other magnets is known as magnetic force. Magnets may also repel each other with the help of magnetic force. तो magnetic force से repel का मतलब दूर होना, मतलब attract ना होना. तो opposite of attract is repel. Okay. Now comes the electrostatic force. ऐसा force जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज होने से प्रोड्यूस होता है. और जब ऐसा फोर्स जो है अप्लाई होता है तो कुछ चीजें, कुछ लाइट वेट चीजें जिसके ऊपर वो फोर्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. सो द फोर्स दैट अ चार्ज्ड बॉडी exerts on another charged और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी है दैट इज चार्ज्ड, और जब हमारे जो हेयर है जब हम उसको कोम करते हैं तो हमारे हेयर में जो चार्ज सेल्स हैं उसने कोम को भी चार्ज कर दिया. और जब कोम को हम पेपर, कुछ लाइट वेट पेपर के पास रखेंगे तो उसको अपनी तरफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है कोम की तरफ. ऑलराइट. सो मटेरियल सच एज एम्बर
get charged when rubbed with another material and attract lighter objects. Similarly, if you run a comb through dry hair, comb gets charged and it is able to attract tiny bits of paper when brought near it. Now comes the spring force. तो अब spring force क्या होता है? Spring you must have seen. It is a spiral looking object made of metal. So or maybe spring plastic का भी बना होता है या फिर metal का बना होता है. तो it's a spiral shaped object. And जैसे पेन होता है, बॉल पेन्स होते हैं, बहुत सारे बॉल पेन ऐसे होते हैं जिसको हम पीछे से एक नॉब से ऐसे टिक करते हैं और जो उसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हेल्प से जो इसकी पेन का रिफिल होता है, दैट कम्स आउट एंड वी आर एबल टू राइट. एंड देन व्हेन वी टिक इट अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग, द रिफिल ऑफ द पेन goes inside the body of the pen. So that's the spring force. A restoring force exerted by a spring when it is stretched or compressed is known as spring force. As soon as you release the force, the spring jumps back to its original position. तो ये एक टॉय होता है जिसके अंदर एक बॉक्स में कोई भी या तो जोकर या सम वेरी स्केरी फेस इज हिडन विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग. तो उसमें अभी क्या हुआ, जो जब बॉक्स क्लोज कर देते हैं तो जो स्प्रिंग है दैट इज कंप्रेस्ड और जैसे ही लिड ओपन तो स्प्रिंग जो है वो रिलीज हो जाता है एंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन और जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर है बॉक्स में इट पॉप्स आउट. And it is fun to do with other people. It depends on the displacement of the spring from its original position. Now what is drag force? ड्रैग फोर्स इज अ फोर्स जब जो विंड है या जो पानी है वो जब इतनी तेजी से चल रहा होता है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, दूसरे बॉडीज को रोकता है, दैट इज ड्रैग फोर्स. सो जब भी जैसे कि जो वाटर है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो फोर्स ऑफ वाटर है इट विल स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. Okay, it will restrict it. So when the waves are coming and we stand in front of the waves, तो जो वो waves हैं हमें पीछे की तरफ push कर देती हैं. It is just because of the drag force. Similarly जो air है, air जिस direction में बहुत तेज move कर रही है उसके opposite direction में अगर कोई object है वो it will be like pushed back with the force of the air or it will be restricted, the movement will be restricted. Similarly अगर flowing air या water के direction के साथ ही कोई move कर रहा है तो उसका speed double हो जाएगा जिस speed से वो move कर रहा है. A resistance force exerted by a fluid such as air or water on an object moving through it known as drag force. It opposes the object's motion and depends on the speed, size and shape of the object. Alright, now comes the buoyant force. Now what is buoyant force? If we push down a ball, a mug or a block of wood floating on water, we feel an upward thrust. तो अगर हमारे पास टब में या कहीं पे भी किसी कंटेनर में वाटर है और उसके अंदर हम कोई भी जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं वाटर के अंदर तो हमें एक अपवर्ड थ्रस्ट, एक ऐसा लगता है कि अपवर्ड हमें एक किसी ने पुश किया, पानी ने पुश किया. तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है दैट इज buoyant force. सो द अपवर्ड push of the water on the floating object is called buoyant force or upthrust. So जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, जब डाइव करते हैं, जब हम ऊपर आ जाते हैं, so that is also because of buoyant force. Okay, so this force acts on every object even when we step into a swimming pool. Now let's scratch our brain. Name the force applied while pushing a door to open it. So when we are pushing a door, muscular force and mechanical force. Now comes the energy. What is energy?
एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो हमारी क्षमता वर्क करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी. ऑलराइट, नाउ देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो एनर्जी है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको मिटा सकते हैं. तो एनर्जी जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी है वो हमेशा रहती ही है, वो क्रिएट नहीं की जा सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है. दैट्स इट. कि मैंने कुछ एनर्जी अप्लाई करी और वो दूसरी में कन्वर्ट हो गई, सो इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. The total energy of an object never decreases or increases. Now, what are the types of energy? So, the first energy that we get from sun is called solar energy. All right, and it is the most readily available source of energy. What is readily available? जो हमेशा हमें हर दिन वो अवेलेबल है हमारे लिए, जो सोलर एनर्जी है, बिकॉज ऑफ द सन. ऑल राइट, और इट इज जो सोलर एनर्जी है इट इज नॉन पोल्यूटिंग, क्योंकि वो एक तो मैन मेड नहीं है, इट इज नेचुरल एनर्जी और इट इज नॉन पोल्यूटिंग, तो वो कोई भी पोल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करती, इट्स नॉन पोल्यूटिंग. और एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अस हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कैसे, जो सोलर पैनल्स है उसके अंदर सोलर जो हीट है, जो सोलर एनर्जी है, उसे ट्रैप करके देन इट इज कन्वर्टेड into electricity, and many households and factories are using this solar panels for electricity supply in their houses. All right, अब जो हीट एंड लाइट है, अगर आप सोलर कुकर यूज करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सन आता है, तो यूजुअली जो सिंपल टाइप का फूड है इट शुड बी आइडियली कुक्ड इन अ सोलर कुकर. तो अगर आप कुछ भी राइस है या कुछ पल्सेस हैं, अगर वो आप सोलर कुकर में रख देंगे ऐसी जगह पर अपने हाउस में जहां बहुत ज्यादा सन लाइट आती है, सो जो उसका हीट है और उसका लाइट है उसके हेल्प से the food will get cooked. So solar panels absorb the energy of the sun to provide heat for cooking. Now comes the heat energy. Now most of the heat energy we use comes from burning fuels like coal, LPG, केरोसिन, पेट्रोल. तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बर्न करते हैं और इससे हीट प्रोड्यूस होती है, उसी चीजों से हमें हीट एनर्जी मिलती है. सो इन आवर होम्स वी यूज इट टू कुक फूड. ऑलराइट, नाउ कम्स लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो ऐसी चीज जो सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे लाइट एमिट होती है, इट हैज लाइट एनर्जी, और उससे क्या होता है कि वी कैन सी थिंग्स इन डार्क. सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर बल्ब, ट्यूब लाइट्स एंड बर्निंग कैंडल, एंड सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट. Now comes the mechanical energy. अब mechanical energy क्या है? It is the energy which is possessed by an object due to its motion or due to its position. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसी एनर्जी होना जो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन और उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज हैं. एनर्जी जो उसकी मोशन की एनर्जी है, वी कॉल इट काइनेटिक एनर्जी. सो इट कैन बी ईदर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी है. ओके, स्टोर्ड एनर्जी और पोजीशन. नाउ अगर हम गिवन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यहां पर एक नेल है जिसको हमने डिग करना है इनसाइड अ लॉग विद द हेल्प ऑफ अ हैमर.
ठीक है, अगर हमने हैमर को इस ऐसे लिटाए हुए पोजीशन में रखा होता तो उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, बिकॉज उसका पोजीशन ठीक नहीं है नेल को डिग करने के लिए, उसको ठोकने के लिए। सो अब हमने जब हैमर को एक सर्टेन पोजीशन में पकड़ा इस तरीके से, सपोज दिस इज द नेल एंड वी हैव टू पुश इट इनसाइड द लॉक एंड दिस इज द हैमर। सो हैमर को हमने अगर ऐसे पोजीशन में रख दिया, it does not have any potential energy right now because the position is not right. Now if we hold the hammer in this position, at this position it has potential energy, and when I started moving it, तो जो potential energy it gets converted into kinetic energy, and this is mechanical energy as a whole. All right, okay. So in the given example, the hammer has potential energy due to its position. When the hammer strikes the nail, the potential energy is converted into kinetic energy. The kinetic energy of the hammer is transferred to the nail, causing it to move and deform. तो जब nail पे kinetic energy ट्रांसफर हुई तो जो नेल है इट विल चेंज इट्स पोजीशन, इट विल मूव इनसाइड, अभी ऊपर था तो अब नीचे चला गया और वो थोड़ा डिफॉर्म भी हो जाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन मैकेनिकल एनर्जी। तो जो ये पूरा ट्रांसफर हुआ एनर्जी का हैमर से नेल तक, इट इज मैकेनिकल एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नाउ कम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से जनरेट हुई है and it is a renewable source of energy. So hydroelectricity is a renewable source obtained from water falling from a great height. तो जब एक वाटर ग्रेट हाइट से, ऊंची हाइट से गिरता है तो वो बहुत प्रेशर के साथ गिर रहा है, तो वो जब इतनी प्रेशर के साथ गिरता है तो क्या होता है? It creates hydroelectricity. Now it is clean and non-polluting source of energy, just like the solar energy. Dams are constructed to collect flowing water in high altitude rivers. ऐसी rivers जो बहुत high altitude पे हैं और वो बहुत high altitude से fall होती हैं वहाँ और बहुत pressure के साथ fall होती हैं, वहाँ पे dams create कर जाते हैं। तो अब जो river का position है, that is like it has a lot of potential to create that electricity. So that's why right now, because of the position of the river, the water has potential energy. और जब वो energy convert होती है electricity में through the construction of the dams, now so क्या produce होता है? Hydroelectricity produce होती है। और जो movement, पहले तो जो पोजीशन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है वो क्या हो रहा है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट वाटर फ्लोइंग इन हाई ऑल्टीट्यूड रिवर्स एंड स्टोर्ड वाटर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कभी भी जो पोजीशन, पोटेंशियल पोजीशन से एक मूवमेंट की तरफ एनर्जी, मूवमेंट में कुछ क्रिएट बन रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच रोटेट्स द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम्स विंड एनर्जी। इस जिस तरीके से बहुत तेज फ्लो होता हुआ पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, सिमिलरली बहुत तेज जहां पे विंड्स ब्लो करती हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, विंड एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग generated. So wind energy is plentiful, renewable, widely distributed, clean and non-polluting. So wind energy is actually a gem. Power of the moving air or wind is utilized with the help of windmills to generate electrical energy. Alright? Now comes geothermal energy. ऐसी एनर्जी जो अर्थ
के अंदर प्रेजेंट है. So the energy that we get from heat within the earth is called geothermal energy. So ऐसी energy which is present inside the earth due to heat of the earth is called geothermal energy, and we can use the steam and hot water produced inside the earth to heat buildings or generate electricity. ठीक है, तो जो अर्थ के अंदर जियोथर्मल एनर्जी है वो यूज होती है बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए और स्टीम को भी प्रोड्यूस करने के लिए और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, नाउ कम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है. Electrical energy is the movement of electrical charges. Electrical charges are moving in the wires called electricity. Electrical energy is generated at power stations and supplied to our homes. तो electrical energy कहाँ generate हो रही है? Power stations में, और फिर हमारे homes में आ रही है. और हर चीज आजकल मोस्टली इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है. मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस दैट वी यूज दीज डेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ऑल्सो अब तो व्हीकल्स भी, जो व्हीकल्स हैं दे आर ऑल्सो, जो हमारा फ्यूचर है व्हीकल्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे कि environment, they are very environment friendly because it does not burn the natural resources. So electrical automobiles can become a sustainable alternative to combustion engine. Unlike conventional motor vehicles, electrical vehicles do not run on diesel or gasoline. As a result, EVs don't release any air pollutants and they are cost effective also. ठीक है? Now comes the renewable and non-renewable energy. तो ऐसी एनर्जी जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी. और ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, अगर एक बार ही यूज हो गई तो उसको वो रिन्यू नहीं हो सकती है. सो दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. तो ये वाली जो एनर्जीज हैं वो दोबारा से रिन्यू और रिप्लेनिश हो सकती हैं. बट ऐसी एनर्जी विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम. ठीक है, इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो तभी हम बोलते हैं कि जो हमें जो पेट्रोलियम है और जो कोल है उसको बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिंपल मशीन्स. नाउ व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं. करेक्ट? तो वी यूज वेरियस टूल्स इन आवर डेली लाइफ. These tools are machines. A machine can be defined as a tool that makes our work easier by helping us overcome a large force. ठीक है? Called load. तो अगर हम किसी भी भारी लोड को अपने मस्कुलर फोर्स से उठाएंगे, खुद उठाएंगे, बिना किसी मशीन की हेल्प से उठाएंगे, तो इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट और समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू डू विद आवर हैंड्स. सो वी नीड मशीन्स टू मेक आवर वर्क इजियर. ठीक है? सो अ सिंपल मशीन यूजेस a single applied force, that is effort, to overcome a single force called load. तो सिंपल मशीन क्या होती है? सब जो मशीन्स है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, लेकिन जो सिंपल मशीन है वो क्या होती है? जिसके अंदर एक सिंगल फोर्स अप्लाई किया जाता है एक सिंगल लोड को उठाने के लिए. ओके? तो बहुत सारे आपको पता भी नहीं होगा कि जो डेली लाइफ में आप छोटी छोटी चीजें यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज आर सिंपल मशीन्स. नेल कटर, स्टेपलर, टोंग्स. तो ये सब एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन्स के. सिजर. So in your house, most of the things that are making your effort easier, so all those things are simple machines. A bottle opener,
for example, a lighter. All these are simple machines. Simple machines have few or no moving parts to modify motion and force. There are 6 types of simple machines: lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, screw and wedge. तो अब जब आप कभी अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो आपके काम को इजी बना रहे हैं, just identify whether they are simple machine and which kind of simple machine is it. Alright, so we'll just study about every simple machine one by one so that you अंडरस्टैंड कि जो आपके आसपास चीजें हैं वो किस टाइप का सिंपल मशीन है. A lever is a so first simple machine is lever, and lever is a rigid rod arrangement in such a manner that it can move freely around a fixed point. तो lever एक ऐसी सिंपल मशीन है जो जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता ही होता है और अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो लोड को उठाने में हेल्प करता है. ठीक है, वो काम करने में हेल्प करता है अगर एक जगह फोर्स अप्लाई किया जाए. द वेट लिफ्टेड बाय द पर्सन इज कॉल्ड द लोड. द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द पिवट पॉइंट, या जहां पर जॉइंट है अराउंड विच द रॉड मूव्स, इज कॉल्ड फल्क्रम. And the force used on the rod in order to perform the task is our effort. All right. Now, lever can be classified according to the position of the fulcrum, the load, and the effort. अब एक lever में fulcrum कहाँ है, हम effort कहाँ लगा रहे हैं और load कहाँ पर है, उसकी positioning के हिसाब से there are 3 categories of lever. फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास. सो जो सबसे कॉमन है लेवर, दैट इज द फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर जो फल्क्रम है इट इज इन द सेंटर. ओके, तो जब फल्क्रम सेंटर में है और एक तरफ एफर्ट है दूसरी तरफ लोड है, जब हमने एफर्ट लगाया तो लोड उठा. क्यों? क्योंकि फल्क्रम सेंटर में है. ऐसे लेवर को भी कॉल इट फर्स्ट क्लास लिवर. अब हमारे घर में बहुत सारे फर्स्ट क्लास लिवर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीजर, प्लायर, हैमर, क्रोबार. आप पार्क्स में जाते हैं, सो देयर इज अ स्विंग कॉल्ड सीसॉ. तो जो सीसॉ है दैट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर. ऑलराइट, जिसके अंदर जो बच्चा नीचे जा रहा है दैट इज द एफर्ट, जो बच्चा ऊपर जा रहा है दैट इज द लोड. ओके, नाउ व्हेन द लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, between the fulcrum and effort, it is called the second class lever. तो अब सेंटर में है लोड, एक तरफ पे है फल्क्रम, दूसरी तरफ पे है एफर्ट. तो ऐसे लेवर को हम कहते हैं सेकेंड क्लास लेवर. अब जैसे कि व्हील बैरो है जिसके अंदर हमने एफर्ट लगाया, उसके आगे व्हील है, सेंटर में लोड है और हम उसको लेकर जाते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं. सो सम एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ लेवर आर बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एंड व्हील बैरो. ओके, तो जैसे कि ये हमारा बॉटल ओपनर है जिसके अंदर यहां पर सेंटर में हमारे बॉटल का हम कैप को रखते हैं और दिस इज द फल्क्रम एंड यहां से इधर से हमने एफर्ट लगाया. सो दिस इज सेकेंड क्लास लेवर. ऑल राइट, नाउ कम्स द थर्ड क्लास लेवर जिसके अंदर जो हमारा एफर्ट है वो सेंटर में होता है और एक तरफ हमारा फल्क्रम और एक तरफ हमारा लोड. तो जो फॉर एग्जाम्पल ट्वीजर्स, स्टेपलर, पेयर ऑफ आइस थॉन्ग्स, फिशिंग रॉड. तो जो फल्क्रम है, इफ यू कैन सी, फल्क्रम इज इन द एंड, लोड इज ऑल्सो एट वन एंड. जो एफर्ट है वो हमें सेंटर में लगाना पड़ता है टू just pull the load. Now comes the second simple machine, wheel and axle.
तो व्हील और एक्सल क्या होता है, जब एक व्हील में एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम एक्सल बोलते हैं दैट इज बीइंग सस्पेंडेड, और उसके वजह से जो व्हील है वो रोटेट होता है, चलता है और डिस्टेंस कवर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्स में, हमारे स्कूटर्स में, हमारे साइकिल में जो व्हील है वो एक एक्सल से जॉइंट है, और वो जो एक्सल है वो व्हील और एक्सल साथ में मूव करके डिस्टेंस कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ योर टॉय कार्स या टॉय जो व्हीकल्स होते हैं उन सब में भी यही wheel and axle is being used. So wheel and axle consist of a wheel rigidly attached to a rod called axle. It makes work easier by moving objects across distances. The wheel and axle greatly reduce the friction involving in moving an object. Wheel and axle arrangement are used in vehicle, screwdriver, doorknob, swing machine, steering wheel of the car. तो जो भी ऐसी चीजें जहां पर आपको व्हील नजर आएगा और उसमें एक रॉड नजर आएगी, तो दैट इज व्हील एंड एक्सल सिंपल मशीन। ऑलराइट, नाउ कम्स द पुली। पुली से पता चल रहा है ऐसी सिंपल मशीन जो हमें पुल करने में हेल्प करती है। A pulley is a small wheel with a grooved rim and a rope or chain or a belt running around grooves. तो एक व्हील होता है, उसके ऊपर रोप जा रही है, एक तरफ लोड है और एक तरफ हमारा एफर्ट है। यहां से हमने लगाया एफर्ट, यहां से लोड गया ऊपर, सो दिस इज कॉल्ड पुली। पुली कहां पे यूज होता है? पुली यूज होता है वेल्स में। जब हम वेल से पानी खींच रहे हैं तो उस व्हील पे से रोप को हम जब पुल कर रहे हैं और जो बकेट है वो पानी ऊपर पुल करके उसमें से फिल करके ला रही है। जब हम फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, जो फ्लैग नीचे से ऊपर जा रहा है वो कैसे जाता है? एक व्हील पे से जब हम रोप को पुल करते हैं तो वो रोप एक व्हील पे से पुल होते जाती है, फ्लैग ऊपर जाता है एंड देन वी होस्ट इट अगेन विद द हेल्प ऑफ अ पुली। तो पुली में दो तरीके के व्हील्स हो सकते हैं, या तो वो फिक्स्ड होगा या वो मूवेबल होगा। करेक्ट? So let's move it. Let's read it. A pulley is a small wheel with grooved rim and a rope, a chain or a belt running around grooves. It is a simple machine that is used to change the direction of the force. When the wheel rotates, the cord can move in either direction by attaching a hook to the rod. Hook to the cord. The wheel's rotation can be used to raise or lower objects, making work easier. A pulley can be of two types, fixed and movable. A fixed pulley is the axle of the pulley is fixed to some kind of support such as hook or a wall. तो एक वॉल या हुक पर उस व्हील को फिक्स कर दिया जाता है एंड और उसके एक तरफ देयर इज अ रोप अटैच्ड टू द लोड, and this type of a pulley changes the direction of the force and makes work easier. It is used to lift a bucket of water from a well. A pulley system is necessary to hoist a flag. A small pulley is also used on a flag pole to hoist a flag. A rope is attached to the pulley to raise and lower the flag more easily. In a movable pulley, the axle is not fixed to any kind of support. It is free and movable. तो जो इसका एक्सल है वो फ्री और मूवेबल रहता है इन मूवेबल पुली, and the load is directly attached to the pulley. This type of pulley helps to lift heavy loads with lesser efforts than a fixed pulley. Movable pulleys along with fixed pulleys are used to lift loads. For example, a machine like a crane lifts heavy loads using both fixed and movable pulley. तो जो क्रेन होती है उसके अंदर फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली साथ में काम करते हैं to load, to lift heavy and very heavy objects.
नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो एक स्लैंटिंग पोजीशन में है. अब कोई भी चीज जो एक स्लैंटिंग पोजीशन में है उससे चीजें बहुत इजीली स्लाइड डाउन हो जाती हैं या फिर बहुत इजीली स्लाइड अप करके उस पे से एक हायर सरफेस पे चढ़ा दी जाती हैं पुश करके. तो जिस तरीके सपोज ट्रक है, ट्रक में कुछ हेवी बॉक्सेस लोड करने हैं, तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो लोडर्स होते हैं, वो वुडन लॉग्स को एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह यूज करते हैं टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट्स और हेवी कार्टन्स इनसाइड द ट्रक. सिमिलरली अब आपने देखा होगा कि जो मॉल्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर इंक्लाइंड प्लेन जिसको हम रैंप बोलते हैं वो अब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. वाई? फॉर द पीपल हु आर देयर ऑन द व्हील चेयर्स. सो वो एक सरफेस से एक हायर सरफेस पे, एक हायर लैंड पर जा सकते हैं थ्रू द इंक्लाइंड प्लेन. ऑलराइट. An inclined plane is a sloping plane used to raise heavy loads to greater heights with less efforts. When workers have to load or unload a truck, they use a plank of wood as inclined plane. In hospital and some other buildings, inclined planes called ramps are provided next to staircase. This helps in pushing up wheelchair. A slide in the playground is also an example of inclined plane. तो स्लाइड में हम सीढ़ियों से, स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ते हैं और एकदम से नीचे आ जाते हैं. किससे? इंक्लाइंड प्लेन से. ऑलराइट. नाउ कम्स द स्क्रू. व्हाट इज अ स्क्रू? जब एक शाफ्ट पे इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से थ्रेड की तरह घुमाकर बिछाया जाता है. Okay, I'm repeating this point. Now comes screw. Now what is a screw? When an inclined plane is wrapped around a shaft, that is called a screw. तो एक shaft होता है जिसके अराउंड इंक्लाइंड प्लेन को रैप कर दिया जाता है, और जब वो रैप करा जाता है एक शाफ्ट के अराउंड तो वो एक बहुत टाइट ग्रिप बना लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट में. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अ स्क्रू. द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ स्क्रू आर टू होल्ड थिंग्स together or to lift objects. The thread grip the surrounding material like teeth, resulting in secure hold. Cars and other large heavy things are lifted using bigger screws called screw jacks. The screws are used in revolving stools, ear studs, bottle caps, opener and attaching ends of some light bulbs. Now, the last simple machine is a wedge. What is a wedge? Wedge होता है जब दो inclined planes आपस में join होकर एक sharp edge बनाते हैं, और जो वो sharp edge है, it is used to cut open things. A wedge is a simple machine that is used to break apart substances by applying force. It is formed when two inclined planes are joined together such that one end is sharp and the other is blunt. Some other examples of wedge include axe, knife and saw. तो आपके घर में जो एक नाइफ है वो भी एक सिंपल मशीन है to cut the things. So these are the keywords that we have learned in today's lesson. Force, a push or a pull acting on an object. Friction, the force that tries to stop the sliding movement of object across surface. Energy, the ability to do work. Mechanical energy, energy that an object has because of its position, that is potential energy, or its movement, kinetic energy. Simple machine, a machine that uses a single applied force to overcome a single
force. Also remember that a force can be used to move a stationary object, stop a moving object, making a moving object move faster, slow down a moving object, change the direction of a moving object, and change the shape and size of the object. Forces are of different types: muscular, mechanical, gravitational, frictional, magnetic, electrostatic, spring, drag, and buoyant. Solar energy, heat energy and light energy, mechanical energy, hydroelectricity, wind energy, geothermal energy, electrical energy, and are the different forms of energy. Simple machines make our work easy. Simple machines can be grouped under lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, screw and wedge. Let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to pick the correct option. The force that a charged body exerts on another charged or uncharged body is called electrostatic force. It is a resistance force exerted by a fluid such as air or water on an object, that's a drag force. The upward push of water on a floating object is called buoyant force. The energy that we get from sun is called solar energy. A bottle opener is an example of a second class lever. Let's fill in the blanks. A force can change the shape and size of an object. We are able to walk because of frictional force. When the fulcrum is in between the load and the effort, it is a first class lever. The water stored behind a dam has potential energy, gets converted to kinetic energy as water falls from a height. Dash is a simple machine that is used to break apart substances by applying force. Wedges. A wedge is a simple machine. You have to answer these questions in your notebook yourself. We can discuss in short over here. List the 4 effects that force can have on objects: shape, changing the shape, size, direction, stopping the moving object, moving a stationary object. So you can list all of these. Name the different types of forces. Name any 2 of them. Explain any 2 of them. So you have to name all of them, but you will explain any 2 of them. So gravitational or buoyant or spring or muscular. So there are many. Please explain any 2 of them. What is electrical energy? So energy produced by electricity. Differentiate between renewable and non-renewable. Give the definition and the examples in the differences. What are simple machines? Machines that make our effort easy, which makes our work easy by applying a single force and on a single load. What is lever? On what basis are levers classified? So according to the fulcrum and the load and the effort, you can describe that what are the 3 types of levers, and please also explain that what is a lever. What will happen if one child on a seesaw suddenly gets up? Why? So you see that when a child on a seesaw suddenly gets up, the other child might fall off it. Why? Because अचानक से जो एफर्ट है वो 0 हो गया और जो लोड है वो भी नीचे आ जाएगा. So the child may fall. This is a high order thinking question. Please, you can do an experiment carefully and try to find its answer. These are some fun-based questions which you can do yourself with your family, with your friends, and have fun with the chapter. I'll do the first one for you. You have to classify the simple machines as first, second, or the third class levers. So in the first picture, the fulcrum is at the end, effort is at another end, and the effort is in middle. Okay, so that's why it is the second class
lever. So please identify all these pictures as first, second or third class lever. Now you have to demonstrate the working of the lever by using a wooden plank and a fulcrum. So you can take any wooden plank or fulcrum के लिए you can use some stone or something and you can just demonstrate कि जो lever है how does it work, load कहाँ पर होगा, effort कहाँ होगा, and then you can demonstrate that in class. Also you have to demonstrate wheel and axle कि wheel और axle कैसे काम करता है. So you can just take some toy car or toy truck and just show that how a wheel and axle is being used to cover the distance. Now please take screws of different sizes and observe their shapes and structures. और अब जो screw driver है you can use it, try using it on different surfaces और हर surface पे you can see कि कितना easily कौन से surface पे जो screw driver है it is going inside and how is it being used. Now आप अपनी क्लास में 3 ग्रुप्स बना सकते हैं जो एक जो ग्रुप है दैट कैन बी नेम्ड एज सोलर एनर्जी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रिकल. तो हर एक ग्रुप को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में you have to collect the pictures and the information and exchange all the ideas in your class. Now there are few steps given over here, the simple tips to reduce energy consumption at home. Please read it at home in your classroom also and please follow them for better environment. So please follow these for better environment. For example, you can turn off the lights when you're leaving the room. That's all for today in this chapter. I hope you have learned a lot and about all the energy, the effort, the simple machines, and you will try to find out simple machines around yourself. Keep learning, keep shining. Bye-bye.